वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे नवीनतम मॉडल पेपर के बारे में, जो कि 2024 की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सोशियोलॉजी का मॉडल पेपर होगा। बीए थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राएं इससे लाभान्वित हो पाएंगे। आपको बता दूं, अगर आप बीए सेकेंड ईयर में आ चुके हैं, थर्ड सेमेस्टर में हैं, सोशियोलॉजी में सोच रहे हैं कि कौन कौन से प्रश्न आएंगे, कैसे प्रश्न आएंगे, उन प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे, तमाम प्रकार के आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहे होंगे, कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आते हैं। तो सेमेस्टर नंबर 3 की अगर बात करें तो 3 सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है, या जो है सेमेस्टर 3 में या सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में सोशियोलॉजी के अंतर्गत आपको समाज शास्त्र में सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन पढ़ना होता है। ठीक है, सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट के बारे में आपको जानना होता है। तो यहाँ से कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, इसको आपको आज की वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास मैं करूँगा। लिखित मॉडल पेपर होगा, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप का जो मॉडल पेपर है ऑलरेडी मैं अवेलेबल इससे पहले करवा चुका हूँ, तो आप उसको देख लीजिएगा। ये लिखित टाइप का मॉडल पेपर है। इसमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों का आपको सामना करना पड़ेगा और इसी प्रकार से आपकी परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं। तो आप सभी लोग जो है, चाहे आपकी परीक्षा 2 घंटे की हो चाहे 3 घंटे की हो, ऐसे ही प्रश्न आएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। समाजशास्त्र बीए द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर 2024, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन नवीनतम मॉडल पेपर है 2024 की परीक्षाओं के लिए। 25 की परीक्षा में भी यही प्रश्न आने वाले हैं, तो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अब चलिए हम प्रारंभ करते हैं कि आखिरकार कौन कौन से प्रश्न आएंगे, कैसे प्रश्न आएंगे। खंड आ की अगर बात करें तो देखें, खंड आ में आपको अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। 10 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, 10 प्रश्नों में से सभी प्रश्न आपको करने होंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न का उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखना है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ओके, देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सामाजिक परिवर्तन, ऐसे लिख करके छोड़ देगा और क्वेश्चंस यही बन जाएगा आपका। तो इसका मतलब क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन का सीधा सा मतलब यहाँ पर आपको ऐसे लिख करके छोड़ने का मतलब है कि सामाजिक परिवर्तन की आप परिभाषा दें, सामाजिक परिवर्तन के बारे में बताएं, या सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, इस चीज़ को आप 50 शब्दों में बयां करें। ऐसे ही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो सामाजिक परिवर्तन की अगर बात करें, परिवर्तन का मतलब होता है बदलना, चेंज होना। ठीक है, तो परिवर्तन की जब हम बात करते हैं तो चूंकि परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत और जटिल नियम है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, हमेशा से परिवर्तन ही होता आया है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा अब थोड़ा सा हम लोग समझेंगे सामाजिकता के बारे में, सामाजिक चीज़ें क्या होती। तो समाज में जब परिवर्तन होता है तो उसी को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। और मैकाइबर पेज कहते हैं कि समाज जो होता है वो क्या होता है, सामाजिक संबंधों का जाल होता है। मतलब कि संबंधों में जब परिवर्तन होगा या संबंधों के इसी जाल में परिवर्तन होगा तो ही आप सामाजिक परिवर्तन बोलेंगे। सामाजिक परिवर्तन जो होता है वो विकास के माध्यम से, प्रगति के माध्यम से, या एक प्रकार से बोले तो विकास के माध्यम से, क्रांति के माध्यम से, इन तमाम प्रकार के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। बहरहाल सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा को अगर देखें तो मैकाइबर और पेज कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जो मानवीय क्रियाओं, सामाजिक प्रक्रिया, व्यवहारों, संस्थाओं, प्रथाओं और या ऐसे बोले तो सामाजिक ढांचा जो होता है या सामाजिक जो संरचना होती है उसमें जब परिवर्तन होता है तो उसी को बोलते हैं सामाजिक परिवर्तन। और बड़ी ज़बरदस्त परिभाषा है मैकाइबर पेज की, क्योंकि सामाजिक संरचना के अंतर्गत, सोशल स्ट्रक्चर के अंतर्गत सारी चीज़ें आ जाती हैं, चाहे वो प्रथाएं की बात हो, चाहे संस्थाओं की बात हो, चाहे संस्कृतियों की बात हो, चाहे व्यवहार की बात हो, चाहे रीति रिवाज की बात हो, और चाहे मूल्यों की बात हो, चाहे मानदंडों की बात हो, और चाहे सामाजिक संबंधों की बात हो, सब कुछ उसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो जब इन्हीं सब में परिवर्तन होता है तो उसी को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। मैकाइबर पेज तो सीधा कहते हैं कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारी रुचि सामाजिक संबंधों से है और केवल सामाजिक संबंध में होने वाले परिवर्तन को ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ये बात कह करके मैकाइबर पेज एक प्रकार से और भी पुष्टि करते हैं। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषा दी है, जिनमें गिलिन और गिलिन महोदय कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन जीवन की स्वीकृत जो तरीके होते हैं, जो विधियां होती हैं, जो मेथड्स होते हैं, उसी में परिवर्तन, जीवन की स्वीकृत विधियों में परिवर्तन एक प्रकार से करते हैं, उन्हीं के मतलब उनमें बदलाव होता है, जो जीवन विधियां होती हैं उनमें बदलाव आ जाता है, तो वही सामाजिक परिवर्तन होता है। जॉनसन महोदय कहते हैं, जॉनसन महोदय या जॉनसन महोदय
कि सामाजिक परिवर्तन को लोगों के कार्य करने तथा विचार करने की पद्धतियों में रूपांतरण कहकर हम परिभाषित कर सकते हैं कि भाई जो सभी लोग जो कार्य करते थे और जो विचार करने की जो शैली थी, जो पद्धति थी, कार्य करने की जो शैली या पद्धति थी, उसी पद्धति या शैली में जब परिवर्तन होता है तो हम बोलते हैं उसको सामाजिक परिवर्तन। ठीक है। इसके अलावा अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से सामाजिक परिवर्तन के बारे में बताया। तो ये होता है भैया सामाजिक परिवर्तन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। क्लियर। सामाजिक परिवर्तन में समाजकीय प्रकारों और प्रक्रियाओं की संरचना अथवा क्रिया में परिवर्तन जो होता है ये सब शामिल होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो सामाजिक परिवर्तन जो होता है अंतरमानवीय संबंधों और आचरणों में स्थापित मानकों में से किसी परिवर्तन का निर्देश कराता है। लुंडबर्ग महोदय कहते हैं इस बात को। तो सामाजिक परिवर्तन की अगर बात की तो सामाजिक संरचना में परिवर्तन, सामाजिक रीति रिवाज में परिवर्तन, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन, सामाजिक संस्कृति में परिवर्तन, ठीक है, सामाजिक जो मूल्य हैं उनमें परिवर्तन, सामाजिक मानदंड हैं उनमें परिवर्तन, वो सामाजिक परिवर्तन होता है। क्लियर। आगे देखिए, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रौद्योगिक सामाजिक परिवर्तन को लेकर के मैंने 2-3-4 चैप्टर बनाए हैं और 2024 का जो 2023 का मॉडल पेपर है उसमें आप देखेंगे तो लेक्चर टॉपिक वाइज लेक्चर आपको मिल जाएंगे। उसमें सामाजिक परिवर्तन के बारे में विस्तार से मैंने बोर्ड पर पढ़ाया हुआ है, तो देख लीजिएगा इस लेक्चर को। अगला प्रश्न है प्रौद्योगिकी और सामाजिक परिवर्तन। प्रौद्योगिकी के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन जो होता है वो कैसे होता है। सबसे पहले तो जानेंगे प्रौद्योगिकी क्या होती है। प्रौद्योगिकी की अगर बात की जाए तो इसका मतलब किसी यंत्र से नहीं होता है, बल्कि यंत्रों का उपकरण जो होता है उनके व्यवस्थित ज्ञान से संबंधित होता है प्रौद्योगिकी। कि कोई यंत्र है उसको चलाने का आपके पास नॉलेज है तो वो होता है प्रौद्योगिकी समन्वित रूप से। प्रोफेसर A.K. सरन कहते हैं कि किसी उद्देश्य या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अप्रत्यक्ष तथा उच्च श्रेणी के साधनों की व्यवस्था करना ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। समाजशास्त्री हैं एक मैरिल महोदय। मैरिल महोदय कहते हैं कि प्रौद्योगिकी मानव के व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए विज्ञान का प्रयोग है। बिस्लर महोदय कहते हैं कि प्रौद्योगिकी एक सामान्य शब्द है जिसके अंतर्गत उपकरणों के उपयोग द्वारा वस्तुओं को बनाने की संपूर्ण यांत्रिक जो प्रक्रियाएं होती हैं वो सब आ जाती हैं। क्लियर। तो इसी प्रकार से अच्छा आगबर्न कहते हैं कि प्रौद्योगिकी का अर्थ किसी भी प्रविधि से है, किसी भी मेथड से है, ठीक है, तो प्रौद्योगिकी होती है। तो हमारे युग में आपको बता दूं कि पहले जब समाज बना तो समाज में कुछ चीज़ें नहीं थी, केवल रोटी कपड़े मकान के लिए लोग जी रहे थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, परिवर्तन होना प्रारंभ हो गया। सबसे पहले जो परिवर्तन हुआ पारिवारिक जीवन में परिवर्तन हुआ, फिर प्रौद्योगिकी जीवन में परिवर्तन हुआ, फिर आर्थिक जीवन में परिवर्तन हुआ और फिर धर्म में परिवर्तन होता चला गया। तो प्रौद्योगिकी आप देखते हैं सभी प्रकार के परिवर्तनों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। देखिए पहले लोग जो है घर में इतने ज़्यादा सामान नहीं होते थे, घर भी ऐसा नहीं बनता था जैसे आजकल इतनी फिनिशिंग वाले घर, टाइल्स और दुनिया भर के जितने भी झालर वगैरह होती हैं, सजाने की वस्तुएं होती है, प्रकाश को लेकर के लाइट सेफल दुनिया भर का टीम टाम आजकल जो आप देख रहे हैं, पहले ये नहीं होता था, अब होने लगा है। तो प्रौद्योगिकी के माध्यम से इन सभी चीज़ों का विकास हुआ है, ये बात आप भी जानते हैं। तो प्रौद्योगिकी कारकों का समाज पर बहुत प्रभाव पड़ा है और इसके कारण से सामाजिक संरचना में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। ऐसा बोले तो क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, ज़्यादा बेटर होगा। तो प्रौद्योगिकी कारकों के प्रभाव को स्पष्ट करते हुए कार्ल मार्क्स कहते हैं कि समस्त सामाजिक संरचना प्रौद्योगिकी पर टिकी हुई है और यदि किसी या कोई भी परिवर्तन प्रौद्योगिकी में होता है तो स्वाभाविक रूप से उसका प्रभाव सामाजिक संरचना पर पड़ता है तथा धार्मिक, नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक इन सभी जीवन की विभिन्न पहलुओं में परिवर्तन हो जाता है। अगर किसी प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी का विकास होता है, प्रौद्योगिकी का विकास होता है, तो उसके विकास के साथ साथ सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक मूल्य, सामाजिक संबंध इन सभी में भी परिवर्तन आ जाता है। आजकल देखें मोबाइल फ़ोन के विकास से सामाजिक संबंधों में बहुत परिवर्तन आया होगा। आप देखते होंगे मोबाइल फ़ोन जब से बच्चों के पास आ गया है, सब अपने माता पिता से बात करना भी पसंद नहीं करते हैं, उनके पास 10 मिनट 20 मिनट बैठ नहीं पा रहे हैं। वृद्ध लोगों की समस्याएं और लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालांकि अब मोबाइल के आ जाने से वृद्धों में भी थोड़ा सा रुचिता आई है। वो लोग भी एक प्रकार से मोबाइल फ़ोन देख करके गाना बजाना सुनते हैं और एंजॉय करते हैं। तो इससे कई मामलों में हानि हुई है मोबाइल फ़ोन से, कई मामलों में जो है अच्छाइयाँ भी आई हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ है प्रौद्योगिकी के विकास से, प्रौद्योगिकी का जब विकास हुआ तो उसके परिणाम स्वरूप समाज का विकास जो है
वो बहुत ज़्यादा हुआ, समाज का परिवर्तन हुआ, समाज के मूल्य बदले, समाज के नियम बदले, समाज के रीति रिवाज बदले, समाज के मानदंड बदले, सामाजिक संरचना में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ, सामाजिक जो क्रियाकलाप है उनमें परिवर्तन हुआ, सामाजिक कार्य करने की जो शैली है उसमें परिवर्तन हुआ, ठीक है। तमाम प्रकार की चीज़ों में परिवर्तन हुआ, क्योंकि समाज में जो परिवर्तन लाने का जो श्रेय है वो प्रौद्योगिकी को बहुत ज़्यादा जाता है। सामाजिक परिवर्तन में ना केवल प्रौद्योगिकी का ही हाथ है, बल्कि आर्थिक क्रियाएं बहुत सारी होती हैं। तो सामाजिक परिवर्तन को लेकर के कई सारे कारक हैं। एक तो आर्थिक कारक है, एक सांस्कृतिक कारक है, कुछ सामाजिक कारक हैं, कुछ आर्थिक कारक हैं। तो इस प्रकार से कई सारे कारक मिल करके कई सारे कारणों से समाज में परिवर्तन होता है। तो उन्हीं कारणों में से एक कारण है आपका प्रौद्योगिकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सामाजिक प्रगति क्या होती है। सामाजिक प्रगति जो होती है, जिसको बोलते हैं सोशल प्रोग्रेस, तो ये प्रोग्रेस जो शब्द है, खास करके अगर इसकी बात करें तो समाज में जब परिवर्तन होता है उसी का एक रूप होता है सामाजिक प्रगति। देखिए, प्रगति के रूप में और एक प्रकार से सामाजिक विकास के रूप में, सामाजिक विकास के रूप में और सामाजिक एवोल्यूशन के रूप में, सोशल एवोल्यूशन यानी सामाजिक क्रांति के रूप में समाज में इन 4 रूपों में परिवर्तन होता है। या तो उद्विकास के माध्यम से हुआ है, या फिर विकास के माध्यम से हुआ है, या क्रांति के माध्यम से, या फिर प्रगति के माध्यम से। ये 4 रूप होते हैं परिवर्तन के, और इन्हीं रूपों में परिवर्तन होता है। क्लियर। अब अगर बात करें हम प्रगति की या सामाजिक प्रगति की, तो सामाजिक प्रगति या सोशल प्रोग्रेस के बारे में विद्वानों ने कहा कि जो ये प्रगति शब्द है, प्रोग्रेस शब्द है, ये खास करके लैटिन भाषा का शब्द है, और लैटिन भाषा का एक शब्द है प्रोगार्डियर। प्रोगार्जियर जो शब्द है उसी का मतलब अंग्रेजी में प्रोगार्डियर से बना है प्रोग्रेस। ठीक है, और जिसका मतलब होता है टू स्टेप फॉरवर्ड, मतलब आगे बढ़ना। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर देखें तो प्रगति का मतलब क्या होता है, प्रगति का मतलब होता है आगे बढ़ना। ठीक है, इस प्रकार का परिवर्तन जो आगे बढ़ाए, यानी लक्ष्य, स्थान व समाजों के अनुसार प्रगति की धारणा में परिवर्तन पाया जाता है। और एक समय में जिसे प्रगति कहते हैं, दूसरे समय में उसी स्थिति के अवनति हो जाती है उसमें। तो भी एक प्रकार से मतलब कि अगर एक स्थिति को प्रगति, दूसरे को अवनति कहते हैं, मतलब अगर बढ़ रहा है तो प्रगति, घट रहा है तो अवनति भी हो जाता है वो। तो प्रगति के लिए परिवर्तन आवश्यक होता है, इच्छित दिशा में परिवर्तन होता है जैसे आप चाहते हैं। प्रगति एक अस्थिर अवधारणा है, ये बात भी आप ध्यान रखते हैं। प्रगति मूल्यों से रिलेटेड होती है, प्रगति नियोजन प्रयत्न होती है, एक प्लान के अकॉर्डिंग होती है प्रगति। ठीक है, प्रगति जो होती है वो सामूहिक प्रकृति होती है इसकी, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है प्रगति। क्लियर। आगबर्न और निमकाफ कहते हैं कि प्रगति का अर्थ होता है अच्छाई हेतु परिवर्तन, और इसीलिए प्रगति में मूल्य निर्धारण होता है कि किस तरीके का परिवर्तन होगा, एक प्लान करके परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, और हार्ट महोदय कहते हैं कि सामाजिक प्रगति सामाजिक ढांचे में वे परिवर्तन हैं जो कि मानवीय कार्यों को मुक्त करें, प्रेरणा व सुविधा प्रदान करें तथा उसे संगठित करें। मैकाइबर और पेज कहते हैं कि प्रगति का अभिप्राय केवल दिशा मात्र से ही नहीं, बल्कि एक ऐसी दिशा की ओर अग्रसर होना होता है प्रगति का मतलब, जो कि अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाता है तथा जिसका निर्धारण क्रियाशील वैषयिक विचार ना होकर के आदर्श के रूप में हुआ होता है। तो ये होती है सामाजिक प्रगति। ठीक है, सामाजिक प्रगति की अगर बात की जाए तो सबसे पहले ये परिवर्तनशील प्रगति की होती, मतलब प्रगति जो होती है परिवर्तनशील होती है, और परिवर्तन की अनुपस्थिति में प्रगति जो होती है संभव नहीं होती। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो प्रगति नहीं होगी, मतलब बिना परिवर्तन के प्रगति की कल्पना करना दैट इज इम्पॉसिबल, संभव नहीं है। ठीक है, और केवल उसी परिवर्तन को ही हम प्रगति कहते हैं, समाज में एक ऐसा परिवर्तन जो कि एक निश्चित दिशा में होता हो। परिवर्तन किसी भी दिशा में हो सकता है, किंतु परिवर्तन मान्यता प्राप्त दिशा में अगर होता है तभी उस परिवर्तन को आप प्रगति बोलेंगे, जब मान्यता प्राप्त दिशा में होगा, मतलब कि एक अच्छे दिशा में होगा या समाज के द्वारा स्वीकृत दिशा में परिवर्तन हो रहा है तो उसको प्रगति बोलेंगे। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो उसको अवनति बोलेंगे, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा केवल वही परिवर्तन प्रगति के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं जो कि कुछ निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रख करके परिवर्तन किया जाता हो। उद्देश्यहीन परिवर्तन को प्रगति आप नहीं कह सकते हैं। इसके अलावा सभी स्थानों में प्रगति के तत्व पाए जाते हैं, और प्रगति एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। हर एक समाज में प्रगति आपको मिलेगी। क्लियर।
सॉरी। तो प्रगति सामाजिक होती है, ऐच्छिक होती है और प्रगति की माप मूल्यों के द्वारा की जाती है। प्रगति मात्र मनुष्यों से संबंधित होती है। इसके अलावा प्रगति में हानि लाभ दोनों भी हो सकते हैं, कभी हानि भी हो सकती है प्रगति से और लाभ भी हो सकता है। तो ये सब प्रगति से रिलेटेड बातें थी जो मैंने आपको समझाई बताई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सामाजिक विकास की प्रमुख विशेषताएं बताइए। सामाजिक विकास क्या होता है इसको समझाएं। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सामाजिक विकास की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो सामाजिक विकास की अगर बात की जाए तो विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट, और जब समाज का डेवलपमेंट होता है तो उसी को बोलते हैं सामाजिक विकास। ठीक है, विकास से मतलब होता है, मतलब विकास का अभिप्राय प्रगति से नहीं होता है, प्रगति दूसरा होता है, एक निश्चित लक्ष्य होता है प्रगति का। ठीक है, एक जो है सर्वमान्य तरीके के द्वारा या एक योजनाबद्ध तरीके से जब परिवर्तन होता है तो उसको प्रगति बोलते हैं। जबकि जो विकास होता है, आर्थिक वृद्धि को जब आर्थिक तथा सामाजिक संदर्भ में प्रयोग करते हैं तब विकास की अवधारणा हमारे समझ में आती है। डॉक्टर एन प्रसाद कहते हैं कि विकास का अभिप्राय सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक वृद्धि से होता है। जब इकोनॉमी वाले क्षेत्र में परिवर्तन होता है समाज के, या आर्थिक प्रगति होता है, मान लेते हैं कि कोई समाज में जो लोग रहते हैं वो 10 रुपये एक महीने में कमा रहे थे, अब वो लोग 20 रुपये कमाने लगे, तो वो हो जाएगा विकास या वो हो जाएगा वृद्धि, या उसको बोल सकते हो आप डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होता है सामाजिक डेवलपमेंट। ओके, तो विकास के 4 मापदंड होते हैं। सामाजिक विकास एक पुस्तक है सोशल डेवलपमेंट, उस पुस्तक में समाजशास्त्री हैं एक हाब हाउस महोदय की एक पुस्तक है सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट। उस पुस्तक में एल.टी. हाब हाउस महोदय कहते हैं कि 4 प्रकार के मापदंड होते हैं जिन पर एक प्रकार से विकास होता है। एक तो मात्रा में बढ़ोतरी हो, मात्रा में वृद्धि हो, यानी स्केल में इंक्रीज हो, कार्य कुशलता में वृद्धि हो, ठीक है, इफिशियंसी जिसको बोलते हैं, परस्पर सहयोग बढ़े, यानी जिसको आप जो है मुफिलिटी बोलते हैं, तो उसमें परस्पर सहयोग बने समाज में, और स्वतंत्रता यानी फ्रीडम हो समाज में, तो वो होता है विकास। ठीक है, विकास की अगर बात की जाए तो विकास की विशेषताएं आपसे पूछी गई हैं, तो आप लिखेंगे पहली विशेषता विकास की ये होती है सामाजिक विकास की, कि सामाजिक विकास की सबसे पहली और महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो यही है कि सामाजिक परिणाम स्वरूप सरल सामाजिक व्यवस्था जटिल सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है। अब सरल सामाजिक व्यवस्था, जैसे आदिम समाज में सरल सामाजिक व्यवस्था थी, और आज कैसी है, जटिल सामाजिक व्यवस्था है। अब सरल सामाजिक व्यवस्था का मतलब जैसे कि मनुष्य पहले केवल कपड़ा ही ढूंढता था, कपड़ा, रोटी और मकान, इन्हीं 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट उसको सबसे पहले हुई। फिर उसके बाद धीरे धीरे अब उसको जैसे गर्मी लगने लगी तो उसको पंखे की आवश्यकता पड़ने लगी, और गर्मी लगी एसी की आवश्यकता पड़ने लगी। ठीक है, उसको वस्तुएं खराब होने लगी तो उसको फ्रिज की आवश्यकता पड़ने लगी। इसी प्रकार से आप देखते हैं उसको कहीं दूर जाना हुआ तो मोटरसाइकिल और ट्रेन से लेकर के एरोप्लेन, हवाई जहाज की आवश्यकता होने लगी। इसी प्रकार से नाना प्रकार के जो भौतिक संस्कृति की वस्तुएं हैं उन सभी की आवश्यकता पड़ने लगती है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो सामाजिक प्रगति, मतलब सामाजिक जो विकास होता है वो सरल सामाजिक व्यवस्था से लेकर के, यानी कि जो सरल सामाजिक व्यवस्था जिसमें किसी प्रकार की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, बस केवल रोटी कपड़ा मकान के लिए लोग जीते हैं, एक सरल जीवन जीते हैं, तो उस जीवन से हट करके एक ऐसा जीवन पद्धति अपना लेना जिसमें बहुत सारी जटिलताएं हो, बहुत सारी मेहनत करने पड़े। तो एक जटिल समाज, आज का जो समाज है भौतिक समाज, आज आप देख रहे तमाम प्रकार की चीज़ें हैं कि आप कितना भी कमा लो, एक न एक कमी आपके घर में ज़रूर रहेगी, कुछ ना कुछ आपको करना ही होगा। तो वो एक प्रकार से आज का जो समाज है वो जटिल समाज आज का समाज कहा जा सकता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो पहला विशेषता, यानी कि जो सामाजिक विकास होता है सरल सामाजिक व्यवस्था से जटिल सामाजिक व्यवस्था की ओर बढ़ता है। दूसरा इसका विकास का सामाजिक विकास की विशेषता ये है कि सामाजिक विकास के फलस्वरूप सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि हो जाती है। बिल्कुल ठीक बात है। तीसरी विशेषता ये है कि सामाजिक विकास के फलस्वरूप सामाजिक मतलब जो सामाजिक विकास के कारण क्या होता है कि धर्म के प्रभाव में ह्रास होने लगता है, धर्म का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। शुरुआत में धर्म बहुत ज़्यादा उच्च कोटि का एक प्रकार से व्यवस्था थी, आज धर्म को लेकर के बहुत सारे लोग धर्म को नहीं मानते हैं, या धर्म पर सवालात करते हैं, धर्म पर सवाल उठाते हैं, धर्म को लेकर के अनाप शनाप बकते हैं। तो
ये सब एक प्रकार से सामाजिक विकास का ही नतीजा है। इसके अलावा सामाजिक विकास की अगली विशेषता है कि सामाजिक विकास में सामाजिक परिवर्तन प्रगति के अनुरूप होता है। ठीक है, तो सामाजिक प्रगति के अनुरूप होता है। जैसे प्रगति में भी एक प्रकार से उद्देश्य होता है, ठीक इसी प्रकार से परिवर्तन जो होता है या विकास जो होता है वो इकोनॉमिक क्षेत्र में होने वाली प्रगति ऐसे मान सकते हैं। क्लियर। सामाजिक विकास की दिशा भी निश्चित होती है कि दिशा में परिवर्तन होता है। अच्छा, प्रगति अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, लाभ हानि दोनों दे सकती है, लेकिन विकास जो होता है वो लाभ ही देता है। ये बात ध्यान रखेंगे। सामाजिक विकास की अवधारणा सार्वभौमिक होती है। हर एक समाज में विकास जरूर होता है। ठीक है, यूनिवर्सल अवधारणा है, ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है सोशल डेवलपमेंट का। सामाजिक विकास हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, सामाजिक विकास का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, अत्यंत व्यापक होता है। सामाजिक विकास प्रौद्योगिकी विकास पर निर्भर करता है, जिसका प्रमुख केंद्र बिंदु आर्थिक विकास रहता है। तो कुल मिलाकर के अगर देखें तो सामाजिक विकास की अन्य विशेषता में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसमें सामाजिक संबंधों का भी प्रसार होता है, सामाजिक संबंधों में बढ़ोतरी होती है सामाजिक विकास के परिणाम स्वरूप। तो ये सब सामाजिक विकास की विशेषताएं हैं। ये सब प्रश्न चाहे आपसे लघु उत्तरीय में पूछेगा तो भी आपको लिख देना है, अति लघु उत्तरीय में पूछेगा तो भी आप लिख पाएंगे। सोशल चेंज एक पुस्तक है, किसने लिखी है फटाफट से आप बताएंगे। पीटरिम सोरोकिन की पुस्तक है सोशल चेंज, ये बात ध्यान रखेंगे। और अब तक का जो मानव इतिहास रहा है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, कार्ल मार्क्स का एक कथन है। ऑब्जेक्टिव में कई बार प्रश्न पूछा गया तो ध्यान रखेंगे इस बात को। पांचवा प्रश्न है चक्रीय परिवर्तन के प्रमुख सिद्धांतों के नाम बताएं। चक्रीय परिवर्तन के प्रमुख सिद्धांतों के नाम बताएं। बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से आपके ये प्रश्न पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आसानी से पढ़ते रहें। चक्रीय परिवर्तन के सिद्धांत की अगर बात की जाए तो मुख्य रूप से चक्रीय परिवर्तन, देखिए समाज परिवर्तन की अगर बात की जाए तो 3 सिद्धांत मुख्य रूप से सामाजिक परिवर्तन के होते हैं। कितने सिद्धांत भैया? 3 सिद्धांत। उनमें पहला सिद्धांत है सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत है रेखीय सिद्धांत, और तीसरा जो सिद्धांत आपका है वो है निर्णायकवादी सिद्धांत। ठीक है, तो जो चक्रीय सिद्धांत है इसी के बारे में आपसे पूछा गया है। तो चूंकि परिवर्तन की जो प्रकृति होती है वो चक्रीय होती है, अभी मैं समझाऊंगा चक्रीय कैसे होती है। और इन विद्वानों के सामाजिक परिवर्तन संबंधी विचारों को ही सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत जो है हम लोग कहते हैं। इसमें खास करके स्पेंगलर, टाइनबी और चैपिन, पैरेटो, इन सभी ने सिद्धांत दिए हैं। और कॉम्टे महोदय का रेखीय सिद्धांत है, ये बात ध्यान रखेंगे। हर्बर्ट स्पेंसर रेखीय सिद्धांत देते हैं कि समाज जो होता है एक रेखा में परिवर्तित होता है। ऐसे मान लेते हैं जो रेखीय परिवर्तन होता है समाज में वो होता है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर कूलर का विकास हुआ। ठीक है, मतलब मान लेते हैं यहाँ पर आपने हैंड फैन यानी जो हाथ से हाँकने वाला जो बेना होता है उसका विकास। बेना के बाद में फिर पंखा बना, मशीन से चलने लगा। उसके बाद में फिर आप देखते हैं कूलर का निर्माण हुआ, फिर एसी बन गई। ठीक है, अब एसी के बाद में और देखो क्या बन करके आता है। तो एक प्रकार से विकास जो हो रहा है ये एकदम से छोटे से बड़े की ओर हो रहा है और ऐसे विकास होता चला जाएगा, एक लाइन में विकास हो रहा है ये। तो ये हो गया भैया रेखीय परिवर्तन। एक होता है आपका चक्रीय परिवर्तन। तो जो चक्रीय परिवर्तन होता है एक चक्र की भांति होता है। जैसे मान लेते हैं जैसे यहाँ पर अभी ठंडी का मौसम आ रहा है तो ठंडी का मौसम हो गया। अब ठंडी के बाद में फिर क्या आएगा? गर्मी आएगी। ठीक है, और गर्मी के बाद फिर क्या आएगा? बरसात आएगा। तो फिर उसके बाद में बरसात के बाद क्या आएगी? फिर बरसात के बाद आपकी ठंडी आएगी, फिर आपकी गर्मी आएगी, और फिर एक प्रकार से फिर ठंडी मतलब फिर बरसात आएगी। तो बरसात, ठंडी, गर्मी, बरसात, ठंडी, गर्मी, बरसात। इसी प्रकार से क्या होगा? ये एक साइकिल चलता रहेगा, एक चक्र चलता रहेगा कि भाई ऐसा परिवर्तन होता रहेगा। तो ये होता है आपका कैसा परिवर्तन? चक्रीय परिवर्तन, यानी परिवर्तन जहाँ से शुरू होगा फिर वहीं पर आकर के खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का परिवर्तन जो होता है वो होता है चक्रीय परिवर्तन। क्लियर, तो वही आपसे पूछा गया है, ये बात ध्यान रखेंगे। और एक परिवर्तन होता है तरंगीय परिवर्तन, जिसको आप ऐसे बोल सकते हो जैसे कि मान लेते हैं जैसे जनसंख्या में बढ़ोतरी कभी होती है, कभी घटोतरी हुई, कभी बढ़ोतरी, कभी घटोतरी, इस प्रकार से चलता है वो ग्राफ। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मान लेते हैं जनसंख्या 100 थी तो यहाँ पर 200 हो गई, फिर जनसंख्या हो सकता है 150 पे आ जाए, फिर यहाँ पर 400 पहुँच जाए। ठीक है, यहाँ पर 350 पे जनसंख्या पहुँच जाए, यहाँ पर 560 पहुँच जाए। तो इस प्रकार से परिवर्तन की जो प्रकृति या परिवर्तन के जो प्रतिमान होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, रेखीय और चक्रीय और एक तरंगीय परिवर्तन बोल सकते हो, निर्णायकवादी सिद्धांत भी आप बोल सकते हो, और भी तमाम सारे सिद्धांत दिए गए। तो आपसे प्रश्न जो पूछा गया वो चक्रीय परिवर्तन को लेकर के पूछा गया कि चक्रीय परिवर्तन जो होता है उसके प्रमुख सिद्धांतों के नाम बताएं। तो चक्रीय परिवर्तन के 4 सिद्धांत हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। पहला सिद्धांत है स्पेंगलर का चक्रीय सिद्धांत। ठीक है, स्पेंगलर महोदय 1918 ईस्वी में इनकी एक पुस्तक आती है द डिक्लाइन और द वेस्ट
उसी पुस्तक में इन्होंने सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जर्मनी के विद्वान है ये स्पेंगलर, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, तो उसी में पहला सिद्धांत इन्होंने दिया। फिर दूसरा सिद्धांत आता टायनबी का। टायनबी महोदय का सिद्धांत जो है ये अंग्रेज इतिहासकार हैं आर्नाल्ड जे टायनबी, और इन्होंने 21 सभ्यताओं का अध्ययन भी किया था। इनकी एक पुस्तक है स्टडी ऑफ हिस्ट्री। स्टडी ऑफ हिस्ट्री में इन्होंने सामाजिक परिवर्तन का जो इनका सिद्धांत है टायनबी का चक्रीय परिवर्तन का, उसको इन्होंने जो है बताया और उसमें सारी चीज़ें बताई। इसके अलावा तीसरे विद्वान है चैपिन का चक्रीय सिद्धांत। चैपिन का चक्रीय सिद्धांत जो है थियरी ऑफ चैपिन, ये भी बड़ा फेमस सिद्धांत है। इसके अलावा पैरेटो का सिद्धांत, थियरी ऑफ पैरेटो, तो ये भी चक्रीय सिद्धांत के, यानी 4 सिद्धांत, 4 विद्वान, एक तो स्पेंगलर, एक टायनबी और एक चैपिन और एक पैरेटो। इन 4 लोगों ने चक्रीय सिद्धांत से रिलेटेड सिद्धांत दिया, मतलब चक्रीय सिद्धांत जो है सामाजिक परिवर्तन का, उस पर फोकस किया। जबकि अगर बात की जाए काम्टे की, तो काम्टे रेखीय सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। ठीक है, इसके अलावा यानी अगस्त काम्टे की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर की बात की है, सावयवी एकता का सिद्धांत जिन्होंने दिया, सावयवी सिद्धांत दिया। ठीक है, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज की तुलना एक सावयव से की है, और इनकी ये मानते हैं हर्बर्ट स्पेंसर की मानव का समाज जो होता है प्रगति की ओर बढ़ रहा है, जो धीरे धीरे श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हर्बर्ट स्पेंसर और अगस्त काम्टे रेखीय परिवर्तन को महत्व देते हैं, जबकि स्पेंगलर, टायनबी, चैपिन, पैरेटो ये सब किस परिवर्तन को भैया, ये सब एक प्रकार से चक्रीय परिवर्तन को महत्व देते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम हर एक चीज़ को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्लियर? चले भाई, आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है आपके सीन पर, 6ठा नंबर प्रश्न है, संस्कृतिकरण की विशेषताएं बताइए। बढ़िया प्रश्न है। संस्कृतिकरण बहुत एक जबरदस्त शब्द है, और संस्कृतिकरण होता क्या है आज के बाद में आप कहेंगे कि सर जी बहुत अच्छे तरीके से आपने समझा दिया। तो आप बस मेरी बातों को सुनते जाइए, बस आपको करना कुछ नहीं है, बस आप मुझको फोकस होकर के और सुनिए बस। अगर आपने मेरी सारी बातों को सुन लिया, निश्चित तौर पर 2 से 3 बार, अगर आपने 2 बार या एक ही बार सही सुन लिया, 2 बार मैं कहता हूँ कि सुन लीजिएगा, एग्जाम में आप धुआं धुआं करने वाले हैं, अच्छे अंक प्राप्त करने वाले हैं। बात ध्यान रखेंगे। संस्कृतिकरण, संस्कृतिकरण की अवधारणा सबसे पहले जानिए। डॉक्टर श्रीनिवास भारत के ही समाजशास्त्री हैं। इनकी एक पुस्तक है रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द क्रूज ऑफ साउथ इंडिया। तो इस पुस्तक में उन्होंने जाति की प्रक्रिया के बारे में बताया और संस्कृतिकरण की प्रक्रिया बताया। संस्कृतिकरण के बारे में इन्होंने कहा कि जाति प्रथा उस कठोर प्रणाली से काफ़ी दूर है जिसमें प्रत्येक घटक जाति की स्थिति के लिए निश्चित कर दी जाती है, और जाति प्रथा में गतिशीलता सदैव संभव रहती है, और भी विशेष मध्य जातियों में खास करके परिवर्तन जो होता है और किस तरीके से होता है, तो उसमें संस्कृतिकरण की प्रक्रिया जो होती है वो इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं सरल भाषा में संस्कृतिकरण, तो संस्कृतिकरण जो होता है वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक निम्न जाति या जनजाति जो होती है वो एक प्रकार से ब्रह्म जाति या क्षत्रिय, वैश्य या प्रभु जाति के खान पान, रीति रिवाज, कर्मकांड, विश्वास, भाषा, साहित्य, अर्थव्यवस्था, जीवन शैली को ग्रहण करती है। इस प्रकार से जब निम्न जातियां जो होती हैं उच्च जातियों के रीति रिवाज को, क्रियाकलापों को, उनके द्वारा सामाजिक जो क्रियाएं की जा रही, कर्मकांड, विश्वास, भाषा, साहित्य जो उच्च जाति के लोग जानते हैं, बोलते हैं, करते हैं, उसी चीज़ को अपनाना निम्न जातियों के द्वारा, वही संस्कृतिकरण होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। संस्कृतिकरण की परिभाषा दी श्रीनिवास ने और कहा कि संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा कोई अन्य समूह किसी और जो एक प्रकार से द्विज जातियां होती, द्विज मतलब कि जो बड़ी जातियां होती हैं, उनके रीति रिवाज को, उनके कर्मकांड को, उनकी विचारधारा को, उनकी पद्धति को जब अपनाता है तो उसी को एक प्रकार से संस्कृतिकरण कहा जाता है। सिंपल सी परिभाषा है। ठीक है, मान लेते हैं कोई 1 मिनट के लिए कि कोई शूद्र जाति का व्यक्ति है। अब वो क्या करे कि जो वैश्य व्यक्ति है, मतलब वैश्य है, उसके क्रियाकलाप को अपनाए, यानी जो शूद्र है
वो वैश्य का काम करने लगे, वैश्य जैसा व्यवहार करने लगे, तो वो हो जाएगा संस्कृतिकरण की एक प्रक्रिया। जिस प्रक्रिया के द्वारा शूद्र एक वैश्य बनता है या एक प्रकार से वैश्य के कामों को करना प्रारंभ करता है, या किसी ब्राह्मण के कार्य को करता है, या किसी एक प्रकार से जो है क्षत्रिय का काम करता है, या इसी प्रकार से वैश्य ऐसा करता है, ब्राह्मण के काम को करने लगे या उसके जैसे व्यवहार करने लगे, तो वही वही होती संस्कृतिकरण। और आजकल आप देख रहे हैं संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के स्वरूप ही आज बहुत सारे परिवर्तन समाज में देखने को मिले हैं। एक मतलब एक जाति जो होती है जिसके क्रियाकलाप दूसरे होते हैं, जो दूसरे तरीके का व्यवहार करता है, समाज में उसकी स्थिति दूसरी होती है, लेकिन वो क्या करता है, जो द्विज जातियाँ होती हैं, जो एक प्रकार से बड़ी जातियाँ होती हैं या जो प्रभु जातियाँ होती हैं, तो उन्हीं प्रभु जात मतलब कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये 3 प्रभु जातियों में आती हैं। ठीक है। तो इन जातियों के जो कोई निम्न जाति या जनजाति के लोग जब इन जातियों के क्रियाकलाप को या इनके जो चीज़ें ये कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें कर रहे हैं या कुछ भी चीज़ कर रहे हैं, तो उनके क्रियाकलाप, उनके कर्मकांड, वो किस में विश्वास कर रहे हैं, किससे किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, उसी चीज़ को अपना लेना, ठीक है, उसी चीज़ का अनुकरण करके खुद करना, तो वो चीज़ क्या होती है, उसी को बोलते हैं भैया, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को आप बोलेंगे संस्कृतिकरण। ठीक है, समझ में आ रही चीज़ें? तो ये होती है आपकी संस्कृतिकरण। आगे बढ़ा जाए तो संस्कृतिकरण के बारे में आपने समझ लिया। तो संस्कृतिकरण का संबंध निम्न जातियों से है। संस्कृतिकरण सामाजिक गतिशीलता को प्रकट करने वाली एक प्रक्रिया है। संस्कृतिकरण केवल हिंदू जातियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दुनिया के सभी धर्मों में आपको देखने को मिलेंगी। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का संबंध किसी एक व्यक्ति या किसी एक परिवार से नहीं होता है, बल्कि एक समूह से होता है। इसके अलावा संस्कृतिकरण के कई आदर्श हो सकते हैं, और इसके अलावा जब किसी जातीय समूह का संस्कृतिकरण होता है तो वह किसी उच्च जाति की प्रथा और जीवन पद्धति को ही नहीं अपनाता, बल्कि साहित्य में उपलब्ध कुछ नवीन विचारों और मूल्यों को भी स्वीकार कर लेता है। इसके अलावा संस्कृतिकरण की प्रक्रिया एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यूनिवर्सल प्रक्रिया है, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। इसके अलावा संस्कृतिकरण की प्रक्रिया सांस्कृतिक परिवर्तन का भी सूचक है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के द्वारा सामाजिक पद में परिवर्तन होता है, और सामाजिक परिवर्तन जो होता है, ये सामाजिक पद में परिवर्तन के लिए एक निम्न जाति 2 या 3 पीढ़ी पहले से अपना संबंध किसी उच्च जाति से जोड़ते हुए आती है, और उसके बाद में फिर दूसरी जाति जैसा व्यवहार करना प्रारंभ कर देती है, और फिर दूसरी जाति में कन्वर्ट भी कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से संस्कृतिकरण की प्रक्रिया निम्न जातियों के विवाह एवं परिवार प्रतिमानों में होने वाले परिवर्तनों को भी व्यक्त करती है। तो कई सारी चीज़ें हैं। तो उच्च जाति की क्रियाकलाप, खान पान, विवाह पद्धति या इन चीज़ों को अपनाना, ये एक प्रकार से होता है संस्कृतिकरण। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न, 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सामाजिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन क्या होता है भैया, फटाफट से आप बताएंगे, बढ़िया प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। सामाजिक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन क्या होता है, फटाफट से आप बताएंगे। तो सामाजिक आंदोलन की अगर बात की जाए तो सामाजिक आंदोलन जानते हैं क्या होता है। सामाजिक आंदोलन जो होता है ये खास करके हार्टन और हांट महोदय कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन जो होता है वो समाज अथवा जो समाज के सदस्य होते हैं उनमें परिवर्तन लाने अथवा उनका विरोध या उसका विरोध करने का एक सामूहिक प्रयास होता है सामाजिक आंदोलन। जैसे मान लेते हैं समाज में कोई प्रथा चल रही है, कोई रीति रिवाज चल रहा है, समाज का कोई मूल्य है, कोई नियम है, और बहुत दिनों से लगातार चलता आ रहा है, तो उसी नियम के खिलाफ, उसी मानदंड के खिलाफ, उसी प्रथा के खिलाफ, उसी रीति रिवाज के खिलाफ जो लगातार चलती आ रही है और बहुत दिनों से चलती आ रही है और वर्तमान में प्रासंगिक नहीं है, तो एक सामूहिक प्रयास होता है, सभी लोग इकट्ठा होकर के और क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं कि भाई ये प्रथा हटाओ और इसके स्थान पर एक नई प्रथा का निर्माण करो। तो ये होता है सामाजिक आंदोलन, कई लोग मिलकर के, यानी सामूहिक एक प्रयास होता है, और ये प्रयास जो होता है वो सामूहिक प्रयास होता है, और एक नई जीवन पद्धति को, एक नई व्यवस्था को स्थापित करने के लिए एक सामूहिक प्रयास होता है सामाजिक आंदोलन। ये बात भी ध्यान रखेंगे। ओके, कैमरान महोदय कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन तब होते हैं जब एक बड़ी संख्या में लोग विद्यमान संस्कृति या सामाजिक व्यवस्था के किसी भाग को परिवर्तित करने अथवा उसके स्थान पर दूसरी को स्थापित करने के लिए एक साथ बंध जाते हैं कि भाई ये इसके स्थान पर आप ये चीज़ करो। तो उसके लिए सामूहिक प्रयास करते हैं, सभी लोग इकट्ठा होते हैं, और इस प्रकार से सामाजिक आंदोलन जो होता है वो होता है। क्लियर?
तो संस्कृति में कोई आंशिक या पूर्ण परिवर्तन लाना ही परिवर्तन का उद्देश्य होता है, परिवर्तन का विरोध करना होता है। और खास करके सामाजिक आंदोलन की अगर बात किए तो चाहे अगर परिवर्तन हो भी रहा है तो उसको रोकना भी, और किसी कोई चीज़ गड़बड़ है तो उसके खिलाफ भी आना, ये सब सामूहिक प्रयास करना, यही आंदोलन होता है। आजकल आप बहुत सारे आंदोलन को देख रहे होंगे, ठीक है, होते रहते हैं। क्लियर? तो ये हो गया भैया सामाजिक आंदोलन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। सामाजिक आंदोलन जो होता है, सबसे पहली बात एक सामूहिक प्रयास होता है, दूसरी बात वैचारिक आधार पर जुड़े होते हैं इसके लोग। इसके अलावा एक संगठन होता है, वो संगठन सामने आता है और उसके बाद में फिर वो लोग धरना देते हैं। एक स्वीकृत आंदोलन होता है, समाज के द्वारा भी स्वीकृत होता है और कानून के द्वारा भी स्वीकृत आंदोलन होता है। इसके अलावा विकास भी होता है सामाजिक आंदोलन के परिणाम स्वरूप। इसके अलावा परिवर्तन का जो उद्देश्य होता है वह भी निश्चित होता है। नियोजित प्रयास होता है, एक प्लान के तहत जो होता है आंदोलन किया जाता है। इसके अलावा संकट और समस्या भी एक प्रकार से आप देखते हैं, जब कोई संकट या समस्या उत्पन्न होती है तब उस समय आंदोलन का विकास होता है। इसके अलावा सुनिश्चित दिशा होती है आंदोलन की, ठीक है। तो ये सब आंदोलन की कई सारी विशेषताएं हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आंदोलन कई प्रकार के होते हैं, एक होता है सैद्धांतिक आंदोलन, ठीक है, एक होता है क्रांतिकारी आंदोलन, एक होता है संगठनात्मक आंदोलन, एक चमत्कारिक आंदोलन, एक पूर्ण निर्माणकारी आंदोलन या पुनरुद्धार आंदोलन, एक सुधारात्मक आंदोलन, एक मसीही या ईश्वरीय आंदोलन, एक राष्ट्रवादी आंदोलन, एक सहजातीय आंदोलन, एक सार्थक आंदोलन। तो आंदोलन जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, इसको मैं चर्चा करूंगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का काम करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ब्रह्म समाज का सामाजिक कार्य बताइए। फटाफट से आप बताएंगे। ब्रह्म समाज जो है एक संस्था है और सामाजिक आंदोलन में, सुधारात्मक आंदोलन में बड़ी अच्छी भूमिका निभाई है ब्रह्म समाज ने। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की किसने थी भाई? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? सबसे पहले आप ये बताओ, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? राजा राम मोहन राय ने करी थी। बिल्कुल ठीक बात है। राजा राम मोहन राय जो हैं, इन्होंने 1843 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। ये बात ध्यान रखेंगे, ओके। और आपको बता दूं कि जो ये ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज एक ऐसा प्रथम सामाजिक सुधार संगठन है जिसने नियोजित ढंग से प्लानिंग के साथ सामाजिक सुधार को अंजाम दिया। और राजा जी, खास करके राजा राम मोहन राय जी, प्राचीन हिंदू धर्म की अवधारणाओं में अमूलचूल परिवर्तन करना चाहते थे और उसके क्षेत्र में कई सारे परिवर्तन उन्होंने करी। जैसे कि मूर्ति पूजा का विरोध किया ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने। एकेश्वरवाद में विश्वास किया कि ईश्वर एक है, और बुद्धिवादी दृष्टिकोण अपनाया, मानववादी धर्म को बढ़ावा दिया। तो ये सब एक प्रकार से ब्रह्म समाज का सामाजिक कार्य है। इसके अलावा राष्ट्रीय भावना को उत्पन्न करने हेतु व्यक्तियों को प्रगतिशील बनाना पहला काम इसका सामाजिक परिवर्तन का, मतलब सामाजिक कार्य हुआ ब्रह्म समाज का। दूसरा सामाजिक कार्य आप लिख सकते हैं, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु संघर्ष करना। जैसे सती प्रथा का विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया, बहुविवाह का विरोध किया, ठीक है। और तीसरा कार्य आप मान सकते हैं जैसे भ्रष्ट जो कर्मकांड होते थे, या जो एक प्रकार से जो कर्मकांड में तमाम प्रकार की जो बुराइयां थी, उन बुराइयों को ख़त्म करने का काम इन्होंने किया। इसके अलावा स्त्री समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, उनकी उनकी सामाजिक स्थिति सुदृढ़ करी और उनमें जागृति उत्पन्न करी ताकि वो पढ़ सके। इसके अलावा शिक्षा व्यवस्था को समय के अनुसार उपयोगी बताया गया। इसके अलावा शिक्षा के अलावा भी आप देखते हैं अंधविश्वास और आडंबर को एक प्रकार से खत्म करने का काम राजा राम मोहन राय का आर्य समाज का सामाजिक कार्य रहा। अस्पृश्यता की भावना को समाप्त किया गया, छुआछूत को खत्म किया गया, ठीक है। बाल विवाह का विरोध किया गया, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया गया, मानवतावादी धर्म की स्थापना की गई। तो ये सब एक प्रकार से ब्रह्म समाज के सामाजिक कार्यों में ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं और बड़े आसान तरीके से आपको नंबर मिल जाने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 9वां नंबर प्रश्न है, चिपको आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं बताएं। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन जो है आपको बता दूं कि ये खास करके पर्यावरण प्रदूषण से रिलेटेड है, वृक्ष बचाओ से रिलेटेड है। और वृक्ष में क्या होता था कि भाई पेड़ों को लोग काटते थे, तो जब पेड़ों को लोग काटते थे तो एक प्रकार से एक व्यक्ति थे सुंदरलाल बहुगुणा, वो जा करके पेड़ों पर चिपक जाते थे और उसके बाद में कहते थे पहले मुझे काटो, उसके बाद में फिर आप पेड़ों को काटना। तो चिपको आंदोलन सामाजिक आर्थिक आंदोलनों से ये अलग आंदोलन है और पर्यावरण से संबंधित आंदोलन है। पहाड़ और वनों से घिरा हुआ पर्यावरण जो है, झरनों और नदियों के मध्य बसा हुआ फैला हुआ पर्यावरण जिसमें हम लोग निवास करते हैं,
वो एकदम से आप मानिए कि वो हमको बहुत कुछ देते हैं, हमारा जीवन जो आज ठीक-ठाक जी रहे हैं हम लोग, वो पर्यावरण का ही एक प्रकार से परिणाम है। तो क्या हुआ कि लोग जब पेड़ों का कटाई करने लगे, वन नाश होने लगा, तो एक व्यक्ति हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी, वो उत्तराखंड में जन्म उनका होता है और उसके बाद में उन्होंने चिपको आंदोलन हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया था। और कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन ने कहा कि एक प्रत्यक्ष दर्शन है, एक जीवित विचार है, यह मौजूदा भोगवादी सभ्यता के खिलाफ एक बगावत है। इस सभ्यता में अपनी निरंतर बढ़ती हुई भोगलिप्सा की तृप्ति के लिए मानव की प्रकृति का विजेता बना करके धरती के साथ बलात्कार किया है। यह सभ्यता आज स्वयं अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए पर्यावरण की समस्याओं से घिरी हुई है। तो कहीं न कहीं पे आप देखेंगे कि जो पेड़ कटाई है उसको रोकने के लिए, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत करी सुंदरलाल बहुगुणा जी ने, ये बात ध्यान रखेंगे। और चिपको आंदोलन स्पष्ट रूप से मार्च महीने में 1973 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के सीमांत जिला चमोली गढ़वाल के मंडल गांव से में सामने आया, जहां उत्तर प्रदेश, जहां पर आप देखते हैं प्रदेश सरकार द्वारा इलाहाबाद की एक खेल कूद कंपनी को दिए गए खास करके अंगूर के पेड़ों को गांव के लोगों ने काटने नहीं दिया। और ये पेड़ कुछ समय पहले खेती के उपकरण बनाने के लिए उन्हें इसलिए नहीं दिए गए थे कि वह यह वन विभाग की दृष्टि से संभव नहीं था। और इसके बाद में क्या हुआ कि तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं और पेड़ों को काटने के लिए कुल्हाड़ी वाले जो आए, तो लोग क्या होते थे, जब पेड़ों को काटने के लिए कुल्हाड़ी आरी लेकर के लोग आते थे तो पेड़ों में चिपक जाया करते थे। और उसके बाद में कहते थे पहले मुझे काटो, उसके बाद में पेड़ को काटना, पेड़ को हाथ लगाना। तो ये था आंदोलन, चिपको आंदोलन। तो पेड़ों से चिपक करके उनकी रक्षा करेंगे। कुल्हाड़ी वाले श्रमिकों को महिलाओं ने यह कह करके खदेड़ दिया कि यह जंगल हमारा मायका है और हम इसे काटने नहीं देंगे। तो इस प्रकार से चिपको आंदोलन जो है ये फेमस हुआ। और चिपको आंदोलन खास करके इसका अच्छा उत्तराखंड के जो साहसी साहसी महिलाएं थीं उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़ कर के भाग लिया और पेड़ों सभी लोग चिपक जाती थीं और यही कहती थीं कि ये जंगल हमारा मायका है, हम इसको काटने नहीं देंगे। तो ये है भैया चिपको आंदोलन। ठीक है, 10वां क्वेश्चन आप देखेंगे कृषक आंदोलन। कृषक आंदोलन क्या है भैया? कृषक आंदोलन की अगर बात की जाए तो कृषक आंदोलन मतलब खेती वगैरह को लेकर के किया गया आंदोलन। तो ब्रिटिश शासनकाल में सरकार के द्वारा कृषकों का सबसे अधिक शोषण हुआ, आप सभी को पता भी होगा। जब अंग्रेजी हुकूमत थी, अंग्रेजी शासन था, तो लगान ली जाती थी खूब बढ़ा चढ़ा करके और जमींदारों को किसानों से लगान प्राप्त होती थी और जमींदार लोग और अमीर होते जाते, किसान लोग भुखमरी के शिकार बनते चले जाते थे। तो इसको लेकर के संगठित कृषक आंदोलन भारत में 20वीं शताब्दी से आरंभ होता है और ब्रिटिश शासनकाल में अनेक स्थानों पर कृषक आंदोलन हुए, चूँकि कर इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके लेते थे कि भाई जो खेत में बोते थे लोग उतना भी नहीं होता था खाने के लिए भी, आधा ज़्यादा तो आपका चला जाता था, आधे से ज़्यादा चीज़ें तो खास करके टैक्स में निकल जाती थी, लगान में निकल जाती थी। तो कई सारे आंदोलन किए गए, बिहार में कृषक आंदोलन हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, बंगाल में कृषक आंदोलन हुआ, महाराष्ट्र में कृषक आंदोलन हुआ। आप देखते हैं झगड़ा करदेह गांव में सिरूर तालुका में था, दिसंबर 1874 में शुरू हुआ आंदोलन। और इसके अलावा आप देखते हैं कल्लू राम मारवाड़ी साहूकार ने बाबा साहिब देशमुख के विरोध में 150 रुपये के ऋण के लिए बेदखली का आज्ञा पत्र प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार से लगातार चीज़ें होने लगी और तमाम प्रकार के आंदोलन होने लगे। तो सब संगठन बना करके जो मतलब कृषि कृषि करने वाले किसान थे उन्होंने विरोध किया इन चीज़ों का। ठीक है, तो गुजरात में बहुत सारे आंदोलन हुए। गुजरात में जैसे खेड़ा सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह 1928 में जो हुआ, ये सब कृषक आंदोलन ही है। राजस्थान में कृषक आंदोलन हुआ, जैसे बिजौलिया आंदोलन जिसको आप बोलते हैं, 1913 से 1941 तक चला। इसके अलावा पंजाब में कृषक आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन हुआ, दक्षिण भारत में किसान आंदोलन हुआ। बिजौलिया आंदोलन आप देखते हैं कई बार मतलब 1913 में भी शुरू हुआ, 1941 में भी शुरू हुआ, आप देखते हैं। तो कहीं न कहीं पे ये सारे आंदोलन जो हुए हैं, वो सब कृषकों से ही रिलेटेड है। कुल मिलाकर के कृषक आंदोलनों के अतिरिक्त भी देश के अन्य क्षेत्रों में भी कृषक हितों से संबंधित आंदोलन हुए। कृषक आंदोलनों का प्रमुख परिणाम किसानों को शोषण और जमींदारों के अत्याचार से बचाना था। कृषक आंदोलनों के कारण किसानों और जनता में चेतना आई और देश के स्वतंत्रता आंदोलन को बल मिलता है। और कृषक आंदोलन ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो ये था एक प्रकार से अति लघुत्तरीय प्रश्न जो कि आपको जानने थे। केवल 5 प्रश्न आपको करने होते हैं खंडवा के लघुत्तरीय प्रश्नों में।
200 शब्दों में आपको लिखना है। अब जो नया एक प्रकार से एक जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का नियम आया है उसमें 2 घंटे की परीक्षा होगी। राम मनोहर लोहिया में 2 घंटे की परीक्षा होगी। तो या जिसमें 2 घंटे की परीक्षा होगी उसमें क्या होगा, ये 200 शब्दों के स्थान पर आपको 150 शब्दों में लिखना पड़ेगा। 5 शब्दों के स्थान पर आपको 4 ही शब्द लिखने, मतलब कि 4 ही क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो बस इतना सा परिवर्तन किया गया है, बाकी ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। पेपर मॉडल पेपर यही इसी टाइप का आएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है भैया? प्रश्न है, भारत में पर्यावरण संरक्षण कानून पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो पर्यावरण संरक्षण कानून पर एक टिप्पणी की अगर बात की जाए तो चूंकि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एक गंभीर समस्या है और इसको नियंत्रित करने के लिए सरकार के द्वारा कई सारे प्रयास किए गए, उन्हीं प्रयासों के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है। और भारत विश्व का पहला राष्ट्र है जिसने अपने संविधान में पर्यावरण सुरक्षा का प्रावधान किया है। ये बात भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहले 5 जून को 1972 ईस्वी में मतलब स्कॉटहोम में पर्यावरण संरक्षण सम्मेलन आयोजित होता है। और पर्यावरण के संरक्षण को ध्यान में रख करके विश्व का एक प्रकार से विश्व के सभी देशों को बुलाया जाता है। और पर्यावरण के प्रति जन चेतना विकसित करने के लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण के दिवस के रूप में मनाया जाने लगा उसी दिन से। तो इस सम्मेलन के बाद में आप देखते हैं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ाने के लिए कई सारे अधिनियम लाए गए, जैसे कि उसमें संविधान संशोधन बहुत सारे किए गए आप देखते हैं। खास करके जिसमें 1972 में 73वें संविधान 43वें संविधान संशोधन के द्वारा पर्यावरण सुरक्षा हेतु संविधान में अनेक प्रावधान की व्यवस्था है। इसमें कहा गया कि हमारा देश पर्यावरण सुरक्षा हेतु प्रतिबद्ध होगा। अच्छा, भारत के देश में मतलब भारत देश में आप देखते हैं संविधान में सारी चीज़ें बताई गई हैं पर्यावरण संरक्षित करने के लिए। दूसरा काम यह किया गया भारत में कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम आया 1972 में भारत में। और इस अधिनियम के द्वारा वन्य जीव राज्य को या जीवन को राज्य सूची से केंद्र सूची में ला करके केंद्र सरकार की शक्तियों को में उसको शामिल कर दिया गया। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम केंद्र सरकार के द्वारा सारी चीज़ें बनाई जाएंगी। अगर आप संकटग्रस्त प्रजातियों के शिकार करेंगे या व्यापार करेंगे तो उस पर उसके लिए आपको दंड मिलेगा, सारी चीज़ें बता दी गई। इसके अलावा आर्थिक दंड और सजा भी हो सकती है। तीसरा जो संरक्षण को लेकर के काम किया गया वो जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम बनाया गया 1976 में। इसके अलावा फिर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। इसके अलावा वन्य संरक्षण अधिनियम बनाया गया 1980 में। तो इन सभी जो चीज़ें बनाई गई, इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 में बना। तो इस प्रकार से ये सभी धाराएं या ये सभी कानून जो बनाए गए वो खास करके पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रख करके बनाए गए। अगला प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न है, भारत में महिला आंदोलन अथवा नारीवाद पर टिप्पणी कीजिए। महिला आंदोलन क्या है भैया? महिला आंदोलन या नारी आंदोलन की अगर बात की जाए तो चूंकि भारतीय समाज और नारी आंदोलन की अगर बात करें तो भारत में नारी आंदोलन नया नहीं है और दिल्ली और मुंबई की सड़कों से शुरू होता मतलब शुरू नहीं हुआ। इसकी शुरुआत सैकड़ों रूपों और हजारों जगहों से हुई मानी जाती है। यद्यपि अगर देखें तो नारीवादी आंदोलन की शुरुआत आज़ादी के तुरंत बाद से आप देखते हैं एक वास्तविक तौर पर एक प्रत्यक्ष रूप से सामने आती है। और 19वीं सदी के समाज सुधार आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन का पहला चरण माना जाता है। इसमें खास करके विधवा पुनर्विवाह की बात होती है, सती प्रथा की बात होती है, बाल विवाह पर पाबंदी लगाने की बात होती है, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आह्वान किया जाता है। तो आज़ादी की लड़ाई में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी और राष्ट्रीय स्तर के कई महिला संगठनों का उदय होता है। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन और विमेंस इंडिया एसोसिएशन, इन सभी संगठनों की स्थापना होती है। नारीवादी आंदोलनों का दूसरा चरण जो माना जाता है उसमें खास करके महिलाओं को शिक्षा का अधिकार, महिलाओं को मताधिकार का अधिकार, मतलब कि महिलाओं को वोट डालने का अधिकार, महिलाओं को पर्दा प्रथा जो थी यानी घूंघट काट करके चलना, ठीक है, या एक प्रकार से और भी चीज़ें जो है मुस्लिमों में जो वो बोलते हैं क्या बोलते हैं हिजाब, उन सभी को लेकर के या व्यक्तिगत अधिकारों को लेकर के तमाम प्रकार के लोग सामने आए, मुद्दे उठे, महिलाएं सामने आई। और उसके बाद में आप देखते हैं 1947 के बाद में आप देखते हैं आंदोलन की तीसरी अवस्था प्रारंभ होती है। और इसमें आप देखते हैं दीप्ति मेहरोत्रा, जो मेहरोत्रा हैं दीप्ति मल्होत्रा, वो 2001 में उन्होंने कहा कि 1947 से 1970 के बीच महिलाओं को आंदोलन आज़ादी से पूर्व व बाद की तुलना में आलस्य का शिकार रहा। शायद ही स्त्री कार्यकर्ता सोच रही थी कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात उनकी जो समस्याएं हैं
वो समस्याएँ खत्म हो जाएँगी। लेकिन क्या हुआ कि स्वतंत्रता भी मिल गई लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस जैसी संस्थाओं ने सोचा कि उन्हें राजनीतिक मुद्दों के साथ-साथ कुछ लेना-देना नहीं है और इसीलिए उन्हें अपना ध्यान सामाजिक कल्याण की ओर करना शुरू कर दिया और इस प्रकार से महिला संगठन सामाजिक सेवा और कल्याण के क्षेत्र में काम करना प्रारंभ कर देती हैं और इस प्रकार से महिला आंदोलन भारत में शुरू होता है। ठीक है? आगे देखिए। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दलित आंदोलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विवेचना कीजिए। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अगर बात की जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त विद्वान आदमी है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे ये। तो भीमराव अम्बेडकर जी की अगर बात की जाए तो ये खास करके वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था से अम्बेडकर जी बहुत दुखी थे और इन्होंने कहा कि हिंदू जाति में अगर पैदा हुआ हूँ तो हुआ हूँ पर मरूंगा नहीं। जीवन के अंतिम समय में क्षुब्ध होकर के इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसीलिए जीवन प्रयत्न ये वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के विरोध ही रहे। दलितों हरिजनों के उत्थान के लिए कई सारे संगठनों की स्थापना करी बाबा साहेब ने और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हिंदू धर्म शास्त्रों की उन बातों से घृणा करते थे जो बातें अस्पृश्यता जातिवाद और वर्णवाद को प्रश्रय देती थी और उनका कहना था कि हिंदू समाज जो है अपने धर्म ग्रंथों पर आस्था होने के कारण उनमें लिखी उन विभेदकारी बातों का निष्ठा के साथ पालन करता है, अतः जातिगत भेद उत्पन्न करने वाली बातों को इन धर्म ग्रंथों से निकाल देना चाहिए। ऐसी बातें भीमराव अम्बेडकर जी ने कही। ठीक है? और उन्होंने कहा कि आज इन ग्रंथों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है। उन्होंने अपनी विचारधारा को क्रांतिकारी रूप देने हेतु अनेक संगठनों की स्थापना करी, जैसे समता सैनिक दल की स्थापना करी, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना करी, द पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करी, दलित विद्यार्थी फेडरेशन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना करी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करी, डिस्प्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करी। तो कई सारी संस्थाओं की स्थापना करी और इसके माध्यम से दलित समाज में चेतना उत्पन्न करने का यथासंभव प्रयास किया। किसी सीमा तक उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई और किसी सीमा तक सफलता नहीं प्राप्त हुई। सामाजिक और आर्थिक अधिकार तब तक प्रभावकारी नहीं हो सकते हैं जब तक कि दलितों को शासन में भागीदारी नहीं होती है, ये बात भी मानते थे वो। शायद इसीलिए दलितों और श्रमिकों को राजनीतिक शक्ति के रूप में संगठित करने के लिए उसी के उद्देश्य से 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन इन्होंने किया और खास करके सबसे पहली बात इन्होंने दो मुख्य धाराओं को ध्यान में रखा। एक तो सामाजिक समानता के लिए संघर्ष किया, दूसरा सांस्कृतिक गुलामी से छुटकारा और मुक्ति पाने का काम किया। तो इस प्रकार से ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलितों और एक प्रकार से जो खास करके दलित वर्ग के लोग हैं उनको उत्थान दिलाने का काम किया, उनको बराबर का दर्जा प्रदान करवाने का काम किया और संविधान के अकॉर्डिंग संविधान लिखने में बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका रही है इनकी। ठीक है? बी.एन. राव जी की इनकी। तो इस प्रकार से बी.एन. राव जी सलाहकार थे। तो भीमराव अम्बेडकर जी अगर कोई बात ध्यान में आती थी इनके तो आकर के एक बार उनसे पूछते थे या किसी बातों पर चर्चा करनी होती थी तो एक बार बी.एन. राव जी से पूछते थे तो बी.एन. राव जी कहते थे ठीक है ये बात ठीक है, तो फिर उस पर हस्ताक्षर होता था और उसके अंदर पारित होता था। और आप देखें कि भीमराव अम्बेडकर जी ये भी कहा करते थे कि अगर दलितों को कुछ करना है तो वो शिक्षित होंगे तभी कुछ हो पाएगा, अगर शिक्षित नहीं होंगे तो फिर दिक्कत की बात है। तो शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा, बाबा साहेब का ये कथन था। तो अगर आप शिक्षित होंगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर आप सोचें कि आपको जाकर के कोई घर में जाकर के 2 गड्डी रुपया दे आएगा और आपको करना कुछ नहीं पड़ेगा, तो फिर उसमें आपको बैठे रह जाएँगे। तो फिर आप किसी का विरोध करें घर पे बैठ कर के कि वो फलानमा बहुत आगे निकल गया और हम आगे क्यों नहीं निकल गए? चूँकि आप देखिए फलानमा ने वो काम किया जिससे वो आगे बढ़ा है, तो आप भी अगर वो काम करोगे तभी आगे बढ़ोगे। अब बहुत सारे लोग ये विरोध करेंगे ब्राह्मण लोगों ने ये किया वो कि दुनिया भर का क्षत्रियों ने किया, वैश्यों ने किया, शूद्रों ने किया, सभी लोग कहेंगे कि भाई इन्होंने इनको आरक्षण मिला, वो बोलेंगे उनको वो मिला। दुनिया भर का आपस में मतभेद करते हैं लोग। जो है एक जाति दूसरी जाति को कोसती हैं कि ऐसा होता तो ऐसा होता, ये होता। लेकिन आप अगर अपने आप में काबिल हैं, आप अपने आप में अगर सजग हैं, अगर आप उठेंगे तो आपको कोई रोकने वाला है नहीं। आज संविधान सर्वोपरि है, आज किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। आप जो चाहे वो कर सकते हैं, जिस तरीके से अपना जीवन जीना चाहें उस तरीके से जी सकते हैं। किसी प्रकार का कोई सामाजिक दबाव आप पर नहीं डाल सकता, किसी प्रकार के छुआछूत की व्यवस्था नहीं है। कोई
दिक्कत अब नहीं है मेरे हिसाब से, जो पहले हुआ करती समाजों में। बीच में मध्यकाल में आते आते तो समाज में ये व्यवस्थाएं, ये एक प्रकार से चीज़ें आई जो कि नहीं होनी चाहिए थी, गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। तो अब उन चीज़ों का बदला अगर आप सोचें आज के पीढ़ी से लें, तो फिर वो फिर वैमनस्यता फैल जाएगी, फिर वही समाज का आप निर्माण कर रहे हैं जो पहले समाज था। तो अब बदले की भावना जो है उसको आप उसको त्याग करके एक अपने मार्ग पर आगे बढ़ने का काम अगर करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है? तो अगर आप शिक्षित होंगे, आप पढ़ेंगे लिखेंगे, तो आपको कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो आपको रोक पाएगा, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा, अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे और अच्छे काम करेंगे तो। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि भाई फलाना आगे बढ़ रहा है, मैं क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ, तो भगवान आपके यहाँ पर पैसे की बारिश नहीं करेंगे कि आप भी आगे बढ़ जाओ। आपको उसके लिए कर्म करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखेंगे। तो बाबा साहेब भी इन्हीं बातों पर विचार अपने व्यक्त करते हैं और वो यही कहते हैं कि भाई शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो आज के समाज को शिक्षित होने की ज़रूरत है। अगर शिक्षा नहीं है तो आप भी पिछड़े थे, पिछड़े भी रह जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको आगे अगर आना है तो आपको शिक्षा लेना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा। ब्राह्मण समाज क्यों आगे था या क्यों आगे है आज भी? क्योंकि वो शिक्षित है, वो पढ़ता लिखता है, वो चाहे 2 रोटी खा लेगा, नमक रोटी खा लेगा, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको भी यही फंडा अपनाना है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को अपनाना है और आगे बढ़ाना है अपने बच्चों को, पढ़ाना है उनको। जब वो पढ़ेंगे तभी वो एक प्रकार से दहाड़ पाएँगे, तभी आगे बढ़ पाएँगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा सभी लोग। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारतीय समाज आर्य समाज के आंदोलनों के प्रभाव बताएं। तो भारतीय समाज पर आंदोलन जो हुआ खास करके आर्य समाज का क्या प्रभाव पड़ा उसको बताएं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आर्य समाज जो आया खास करके स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी और अंग्रेजों ने भारत पर जब पूर्ण प्रभुत्व जमा लिया, अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता का भारत पर प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो गया। भारतीय संस्कृति का लोप हो रहा था। ईसाई मिशनरियाँ भारतीयों को नौकरी और विवाह का प्रलोभन देकर के ईसाई बना रही थीं और वास्तव में समय समय पर धार्मिक उथल पुथल जो है वो मचता रहा। राजा ही हिंदू मूर्ति, बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह निषेध, तमाम प्रकार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ चुके थे राजा राम मोहन राय जी। और इसके बाद में आप देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी आते हैं, आर्य समाज की स्थापना होती है और आर्य समाज की स्थापना में मुख्य रूप से कई सारी चीज़ें बताई गई। कुल मिलाकर के आर्य समाज की अगर बात की जाए तो इसका प्रभाव ये पड़ा कि सबसे पहली बात इसमें क्या किया गया, सती प्रथा का अंत किया गया। इसके अलावा बाल विवाह की समाप्ति की गई आर्य समाज के द्वारा। इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया गया। इसके अलावा प्रदा प्रथा की समाप्ति करी गई। इसके अलावा दहेज प्रथा में परिवर्तन किया गया। सुधार आंदोलनों के कारण से अस्पृश्यता के विरुद्ध वातावरण बना दिया गया ताकि अस्पृश्यता यानी जो अनटचबिलिटी है यानी छुआछूत है वो ख़त्म किया जाए। इसके अलावा जातिवाद और जातीय भेद में कमी आती है। इसके अलावा सुधार आंदोलन बहुत सारे चलाए गए, अंतर्जातीय विवाह होने लगे और कई प्रकार के जातियों में आपसी निकट बैठने लगे, मतलब कि आपसी संबंधता बैठने लगी। स्त्री शिक्षा में वृद्धि हुई, पढ़ लिख करके स्त्रियां भी धन उपार्जन के लिए एक प्रकार से काम करने लगी। पुरुषों पर निर्भरता स्त्रियों की कम हो गई, स्वतंत्रता स्त्रियों की बढ़ी। कई प्रकार की चीज़ें इसके परिणाम स्वरूप हो जाती हैं। कुल मिलाकर के सामाजिक आंदोलनों ने भारत में सामाजिक सुधार और परिवर्तन लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें आर्य समाज और ब्रह्म समाज की बड़ी जबरदस्त भूमिका रही है। क्लियर? तो ये सब प्रभाव पड़ा भैया। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, कौन सा प्रश्न है भाई? चौथा प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है कि पश्चिमीकरण के अर्थ को स्पष्ट कीजिए और विशेषताएं बताइए। पश्चिमीकरण क्या होता है भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पश्चिमीकरण, पश्चिमीकरण का मतलब होता है जो पश्चिम के देश हैं, जैसे यूरोप की कंट्रीज के जो देश हैं वो जो कर रहे हैं उसी को अपनाना ही पश्चिमीकरण कहलाता है। ठीक है, समझ रहे हैं चीज़ों को? तो पश्चिमीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो पश्चिम के देश हैं जो वो कर रहे हैं उनको चीज़ों को अपनाना, ये होता है वैश्वीकरण। जैसे आप लोगों ने संस्कृतिकरण पढ़ा था कि जो बड़ी जातियां हैं उन जातियों के क्रियाकलाप को, उन जातियों की चीज़ों को अपनाना जो है वही क्या है, वही आपका संस्कृतिकरण है। वैसे ही आपका ये होता है पश्चिमीकरण। पश्चिमीकरण का सीधा सा मतलब होता है कि पश्चिम के जो देश हैं जो क्रियाकलाप कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसी को अपनाना ही वैश्वीकरण होता है। क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे। और वास्तव में वैश्वीकरण की अगर बात की जाए तो वैश्वीकरण जो होता है इसकी परिभाषा दी है गिडेंस ने। कहा कि
वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जो आधुनिकता से जुड़ी संस्थाओं का सार्वभौमिक दिशा की ओर रूपांतरित होता है। ठीक है। हॉलैंड के निवासी हैं, शिक्षा शास्त्री हैं रूड लुब्बस, उन्होंने कहा कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सीमा पार आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों को स्थापित करने और बनाए रखने में भौगोलिक दूरी का कोई महत्व नहीं रह जाता है। ये चीज़ें उन्होंने बताई। तो इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से वैश्वीकरण के बारे में बताया। सबसे पहली बात तो ये तो पश्चिमीकरण जो होता है, अच्छा मैं वैश्वीकरण के बारे में आपको बता रहा था, तो वैश्वीकरण भी समझ लीजिए। ये देखिए ये प्रश्न है। तो वैश्वीकरण का सीधा सा मतलब होता है कि आधुनिकता से जुड़ी संस्थाएं हैं उनका एक यूनिवर्सल विकास हो। तो सबसे पहले मैं यही छठा बता दे रहा हूँ, पश्चिमीकरण मतलब वैश्वीकरण, फिर पश्चिमीकरण समझेंगे। वैश्वीकरण का सीधा सा मतलब होता है कि भाई विश्व को एक मतलब एक गांव के रूप में, एक देश के रूप में जानना। ठीक है। और वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अंदर कुछ ऐसी विशेषताओं को समाहित किया जाता है जिसमें हमारा समाज एक नई सामाजिक दिशा की ओर आगे बढ़े, राजनीति और आर्थिकता या आर्थिक स्थिति में नयापन आए, अच्छी ओर आगे बढ़े, विकास हो। सबसे पहली विशेषता भौगोलिकरण की ये होती है, मतलब वैश्वीकरण की, कि भौगोलिक दूरियों को सिमटना, सभी देश आपस में मिलजुल करके आगे बढ़ते हैं, एक नई संस्कृति सामने आती है, उपभोक्तावाद को बढ़ावा मिलता है, श्रम बाजार की विश्वव्यापी हो जाता है। एक प्रकार से हर एक बाजार में आप व्यापार कर सकते हैं, दूसरे देश में जाकर के जो वहाँ पर होता है उसको खरीद सकते हैं, वो सब वैश्वीकरण में आता है। बिचौलियों को बढ़ावा मिलता है, शिक्षा का विश्वव्यापीकरण हो जाता है, सारे देश के शिक्षार्थी एक दूसरे के विश्वविद्यालय में जाकर के पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाजाही में लचीलापन हो जाता है। ठीक है। और इसके अलावा बहुराष्ट्रीय कंपनियों में सक्रियता आ जाती है। तो ये सब एक प्रकार से वैश्वीकरण की तमाम सारी विशेषताएं हैं। तो ये सब हैं भैया कौन सी चीज़ें, वैश्वीकरण जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो वैश्वीकरण क्या है? नवीन तकनीकों का आगमन होता है, जीवन स्तर में वृद्धि होती है, और इसके अलावा विदेशों में रोजगार के अवसर मिलते हैं, विदेशी व्यापार में वृद्धि होती है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ता है, आर्थिक विकास होता है, स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास होता है, और इसके अलावा विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि होती है। तो ये सब होते हैं वैश्वीकरण के गुण। ठीक है। पश्चिमीकरण क्या होता है? तो वैश्वीकरण तो एक प्रकार से पूरे के पूरे संसार में आप कहीं पर कुछ भी कर सकते हैं, जागते हैं, और एक सरल तरीके से, ठीक है, आप अपने व्यापार कर सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये सब होता है आपका वैश्वीकरण। अगर बात की जाए पश्चिमीकरण की, तो पश्चिमीकरण जो होता है वो पश्चिमीकरण का अर्थ होता है कि जो एक प्रकार से पश्चिम के देश हैं, सीधा सीधा आप समझें कि ये कहते हैं खास करके लिंच और श्रीनिवास की पश्चिमीकरण का अर्थ होता है कि पश्चिमी पोशाक, या जो पश्चिम के देश हैं उनकी पोशाक धारण करने से, पैंट शर्ट जो हम लोग पहनते हैं पश्चिम के देश पहनते थे, तो उन्हीं का हम लोगों ने अपनाया। उनका खान पान, जैसे वो लोग जो है कांटे वाले चम्मच से खाते हैं, हाथ का प्रयोग नहीं करते, या टिश्यू पेपर से हाथ पोंछते हैं। उनके यहाँ पर जो कि पानी ठंडा होता है तो वो दिक्कत उनमें आती है। उनके यहाँ पर सब्जी की खेती नहीं होती है तो फ्रिज वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। आज हम भी फ्रिज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सब पश्चिमीकरण का ही परिणाम स्वरूप है। जो तौर तरीके हमारे बदल रहे हैं, जो हमारे खेलने का तरीका बदल रहा है, जो हमारे मूल्य बदल रहे हैं, वो सब पश्चिमीकरण का ही परिणाम स्वरूप है। क्योंकि पश्चिम के देशों में जो चीज़ें हो रही हैं उसको हम आधुनिकता समझ रहे हैं और उसको हम अपना रहे हैं। तो पश्चिमीकरण की अवधारणा के अंतर्गत भारत में होने वाले वे सभी सांस्कृतिक परिवर्तन और संस्थापन, जो एक प्रकार से जो संस्थापक नवीनताएं जो हमारे समक्ष आ रही हैं, जो इस देश में पश्चिमी देशों से, खास करके इंग्लैंड के राजनीतिक और सांस्कृतिक संपर्क में, जब इंग्लैंड यहाँ पर आता है और यहाँ पर रहता है तो तमाम प्रकार की चीज़ें यहाँ पर छोड़ जाता है। वास्तव में पश्चिमीकरण संपर्क के कारण से आए हैं, और वास्तव में पश्चिमीकरण का तात्पर्य कई प्रकार के परिवर्तन से है। जैसे हम लोग जो वस्त्र पहनते हैं उनमें परिवर्तन हुआ, भोजन जो हम लोग करते हैं उसमें परिवर्तन, खाने के तरीके, रहन सहन का ढंग, ये सब परिवर्तन हुआ। भाषा आप देखते हैं, अंग्रेजी भाषा ला करके यहाँ पर थोप गए। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब पश्चिमीकरण ही होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। पश्चिमीकरण नैतिक रूप से एक तटस्थ अवधारणा होती है। पश्चिमीकरण एक व्यापक अवधारणा है जिसमें भौतिक संस्कृति से संबंधित सभी परिवर्तन आ जाते हैं। पश्चिमीकरण एक वैज्ञानिक अवधारणा है। पश्चिमीकरण में अनेक विभिन्न यूरोपीय देशों का प्रारूप या आदर्श जो है वो हम लोग अपनाते हैं, हमको देखने को मिलता है। पश्चिमीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। पश्चिमीकरण एक चेतन और अचेतन प्रक्रिया है। तो ये होती है पश्चिमीकरण। ठीक है। वैश्वीकरण तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है।
अच्छा, वैश्वीकरण का एक प्रकार से जो है वैश्वीकरण मतलब कि विश्व को एक 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 क्षेत्र के रूप में समझना, ठीक है? और पूरा का पूरा विश्व एक दूसरे देश का सहयोग करे, सभी लोगों में आप सभी देशों में आप व्यापार करें। भूमंडलीकरण इसको कहते हैं, वैश्वीकरण को जागतिकीकरण कहते हैं, वैश्वयान कहते हैं, पृथ्वीकरण कहते हैं, ठीक है? ये बात ध्यान रखेंगे। और इसको ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं, ये बात ध्यान ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये है आपका वैश्वीकरण। 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। उद्विकास से आप क्या समझते हैं, समझाइए। उद्विकास क्या होता है भैया, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। उद्विकास, उद्विकास को बोलते हैं एवोल्यूशन, ठीक है? उद्विकास का सीधा सा मतलब होता है पहले का समाज आदिम समाज था, ठीक है? आदिम समाज समझ रहे हैं, जैसे कि पहले आदिमानव हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे मनुष्य का जो विकास हुआ है, तो इस प्रकार से जो विकास हुआ है वो होता है उद्विकास, ठीक है? एक लंबी प्रक्रिया है, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है उद्विकास। सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न स्वरूपों में से एक उद्विकास भी है। और उद्विकास जो होता है, डार्विन महोदय ने जीव शास्त्री हैं, उन्होंने चार्ल्स डार्विन ने अ, इसके बारे में बताया और उद्विकास की अवधारणा दी सबसे पहले। उसके बाद में हर्बर्ट स्पेंसर समाजशास्त्री हैं। इसके अलावा मार्गन, इन सभी लोगों ने उद्विकास जो हुआ है समाज में उस पर ध्यान दिया और समाज और संस्कृति पर भी इस उद्विकास को लागू किया। जो उद्विकास जीवों पर लागू किया था चार्ल्स डार्विन ने, उसी उद्विकास को समाज पर लागू किया, ठीक है? किसने? या मनुष्यों पर लागू किया, हर्बर्ट स्पेंसर ने और मार्गन ने। उद्विकास जो होता है इसको अंग्रेजी में एवोल्यूशन कहते हैं। और एवोल्यूशन जो शब्द है लैटिन भाषा के एवोल्यूअर शब्द से बना हुआ है। ई का मतलब होता है बाहर की ओर, और वोल्वेयर का मतलब होता है फैलने या बढ़ने से, ठीक है? तो कुल मिलाकर के वस्तु का बढ़ना या फैलना उद्विकास नहीं कहा जा सकता है। उद्विकास का मतलब होता है ऐसा परिवर्तन जिसके अंतर्गत किसी वस्तु अथवा तथ्य में होने वाला परिवर्तन विभिन्न स्तरों के माध्यम से होता है और धीरे धीरे होता है, ठीक है? एक व्यापक प्रक्रिया होती है। तो उद्विकास एक विशेष दिशा में होने वाला परिवर्तन होता है जो विभिन्न आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। इसकी प्रवृत्ति सामान्यतः सरलता से जटिलता की ओर होती है। सरल समाज पहले था रोटी कपड़ा मकान, अब आजकल का समाज कैसा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें रिक्वायरमेंट होने लगी हैं। हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि उद्विकास कुछ तत्वों का एकीकरण तथा उससे संबंधित एक गति होती है जिसके दौरान कोई तत्व एक अनिश्चित तथा असंबद्ध समानता से निश्चित और संबद्ध भिन्नता में बदल जाता है। मैकाइबर पेज कहते हैं कि उद्विकास परिवर्तन की एक दिशा है जिसमें कि बदलते हुए पदार्थ की बहुत सी दिशाएं दिखाई पड़ती हैं, जिसमें उस पदार्थ की असलियत का पता लगाना मतलब पता चलता है। आकबर निम्नकाप कहते हैं उद्विकास केवल एक निश्चित दिशा में परिवर्तन होता है। और मैकाइबर पेज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। तो उद्विकास की अगर सीधा सीधा बात की जाए तो उद्विकास जो होता है एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है और पदार्थ के प्रत्येक भाग से रिलेटेड है, चाहे वह जीव जगत हो चाहे समाज हो, सभी में परिवर्तन हुआ है और धीरे धीरे परिवर्तन होता है, एक व्यापक परिवर्तन होता है। उद्विकास एक ऐसा परिवर्तन है जो लगातार निश्चित दिशा में होता है। यह निश्चित दिशा उत्थान की हो सकती है, पतन की भी हो सकती है, ठीक है? दोनों की हो सकती है। तो उद्विकास अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, एक निश्चित दिशा में हो सकता है। तो ये होता है उद्विकास। क्लियर, समझ में आ गई चीजें? उद्विकास के बारे में मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़िए। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। क्रांति से आप क्या समझते हैं, फटाफट से आप बताएंगे। क्रांति किसे कहते हैं भैया? क्रांति को बोलते हैं क्या? क्रांति को अंग्रेजी में बोलते हैं भैया क्या? क्रांति जो होती है इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? क्रांति को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फटाफट से आप बताएंगे। हालांकि जो क्रांति होती है अगर इसकी बात की जाए तो ये तेज गति से परिवर्तन होता है, आकस्मिक परिवर्तन होता है, एक मौलिक परिवर्तन होता है और ये एक प्रकार से एक बैग परिवर्तन कर देता है। कोई इसमें ज़्यादा एक लंबा समय नहीं लगता है। विकास जो होता है लंबे समय में होता है और विकास धीरे धीरे होता है, लंबे समय तक होता है, ठीक है? जबकि जो प्रगति या सॉरी जो क्रांति होती है वो सामाजिक ढांचे में तुरंत परिवर्तन कर देती है। राजनीतिक क्रांति राजनीतिक ढांचे में परिवर्तन करती है, आर्थिक क्रांति आर्थिक ढांचे में। तो मौलिक रूप से आमूलचूल परिवर्तन बदलाव कर देती है। क्रांति होती से 1857 की क्रांति हुई तो उससे समाज में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ। 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई, पूरा का पूरा समाज बदल गया, ठीक है? आप देखते हैं इसके अलावा क्रांति हुई जो है 18वीं शताब्दी में आकर के यहाँ पर मतलब इंग्लैंड में क्रांति होती है, औद्योगिक क्रांति, उससे पूरा का पूरा समाज बदल गया। तो ये होती है क्रांतियाँ, ठीक है? आगबर्न और निमकाफ क्रांति की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि क्रांति संस्कृति में द्रुतगामी परिवर्तन होता है, मतलब तीव्र गति से परिवर्तन होना होता है जो कुछ विस्तार के लिए होता है। किम्बल यंग कहते हैं कि
क्रांति एक ऐसा आकस्मिक सामाजिक परिवर्तन होता है जो साधारणतया वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था के बलपूर्वक उलट जाने से उत्पन्न होता है और जिसके फलस्वरूप सामाजिक तथा कानून नियंत्रण के नए स्वरूपों की स्थापना होती है। जैसे 1857 की क्रांति हुई तो आप देखते हैं पहले कंपनी के हाथों में शासन था, और जैसे 1857 में क्रांति होती है तुरंत महारानी विक्टोरिया अपने हाथों में शासन ले लेती हैं। ठीक है, तो क्रांति जो होती है, सबसे पहली बात विशेषता इसकी ये है क्रांति की कि पहली विशेषता की क्रांति का उद्देश्य मनुष्यों की मनोवृत्तियों को तीव्र गति से परिवर्तन कर देना होता है। दूसरी बात, क्रांति तभी संभव होती है जबकि सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक जो सांस्कृतिक व्यवस्था है उसके बीच में अंतर उत्पन्न हो जाए। तीसरा विशेषता ये है कि क्रांति वह परिवर्तन है, क्रांति कैसा परिवर्तन है भैया, क्रांति वह परिवर्तन है जिसके द्वारा समाज में पाए जाने वाले जो तमाम प्रकार के वर्ग हैं, जो समूह हैं, उन सभी के सामाजिक जो सिचुएशन है, सोशल सिचुएशन, सामाजिक स्थितियां, उन सभी में भी परिवर्तन हो। चौथा विशेषता ये है कि जो क्रांति होती है उसके प्रति असंतोष का फल नहीं होता है। क्रांति के लिए आवश्यक है कि समाज के अधिकांश व्यक्ति वर्तमान सामाजिक दशाओं को पूर्ण रूप से बदलने के लिए जागरूक होकर के सक्रिय प्रयत्न करते हैं। सभी लोग चाहते हैं कि भाई समाज ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, और उसको लेकर के सभी लोग एकजुट होकर के एक क्रांति करते हैं और एक अमूलचूल परिवर्तन ला देते हैं पूरे के पूरे समाज में। जबरदस्ती हो चाहे, अगर क्रांति को लेकर के समाज मानता हो कि ना मानता हो, लेकिन उसको लेकर के जनता जो होती है वो आंदोलन करके एक क्रांति ला देती है। तो ये होती है भाई क्रांति जो कि समाज में होती रहती है। देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की अगर बात की तो खंडसा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न का उत्तर आपको 500 शब्दों में लिखना होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। केवल 2 प्रश्न आपको करने हैं यहाँ से। पहला प्रश्न आप देखेंगे, सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित करते हुए सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमानों को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आएगा और इसको लेकर के मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा, बोर्ड पर पढ़ा हुआ है, मतलब बोर्ड में पर पढ़ाया हुआ है। प्लेलिस्ट में आपको 2023 वाली प्लेलिस्ट में आपको वीडियोज मिल जाएंगी। दूसरा प्रश्न, सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न कारकों को समझाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से एकदम से इसको रट लीजिएगा। अगला प्रश्न तीसरा नंबर, सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न सिद्धांतों की सैद्धांतिक विवेचना कीजिए। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत में सुधार आंदोलनों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, तो इन प्रश्नों को आप बड़े ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा, इन पर फोकस करिए, इनको तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में अब समय बचा नहीं है। आपकी परीक्षाएं मुश्किल से जो है कुछ लोगों की 10-12 दिनों से प्रारंभ है, कुछ दिनों की लगभग 4-5 दिनों में, और कुछ लोगों की 1-2 महीने बाद से प्रारंभ होगी। तो लेकिन अभी मान लीजिए कि 10 दिन के बाद से ही आप मान लीजिए आपकी परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। इस दृष्टि से आप लोग परीक्षाएं प्रारंभ कर दीजिए। बहुत ही विधिवत तरीके से आप केवल मॉडल पेपर को देखना प्रारंभ कर दीजिए, और लगातार जो मेरे द्वारा मादाए गए मॉडल पेपर हैं, जो महासंग्राम वीडियो, उनको देखते रहिएगा। निश्चित तौर पर आपको सारे के सारे प्रश्न वहीं से मिलेंगे, बात ध्यान रखेंगे। राजनीति शास्त्र का भी मैंने मॉडल पेपर दे दिया है, पॉलिटिकल साइंस का 3rd सेमेस्टर का, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, उसमें मैंने समझाया पूरा का पूरा लिखित मॉडल पेपर, तो आप इसको देख लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, आई लव यू।